नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में जो है ज्योग्राफी और एनसीईआरटी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे अध्याय 15 को। तो इससे पहले अध्याय 14 को हमने देख लिया था, तो जिसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे जो साधन पाए जाते हैं और उनका उपयोग को देखेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पता है आपको एनसीईआरटी में यहाँ कुछ टर्मोलॉजी दी जाती है, परिभाषाएं दी जाती हैं, तो उनको देख लेते हैं पहले हैं। तो पहला दे रखा है चारागाही कृषि। तो चारागाही यानी कि चारागाही कृषि क्या होती है, जिसमें दूध हो गया, मांस हो गया, ऊन हो गया तथा खाल प्राप्त करने के लिए कुछ पशुओं का क्या करते हैं, प्रजनन तथा पालन करते हैं। तो उसको क्या क्या बोलते हैं, चारागाही कृषि। तो जहाँ कभी भी चारागाही कृषि आएगी चैप्टर में तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दूध और मांस और ऊन तथा खाल प्राप्त करने के लिए जो है पशुओं के पालन के लिए जो है वहाँ पे बात हो रही है। पशुपालन से संबंधित ये चीज़ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है क्या एक साधन संपन्न देश है, ठीक है। यहाँ जो है वन हो गए और वन्य प्राणी। तो वन कौन होते हैं, यानी पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं, और वन्य प्राणी जो उन पेड़ पौधों में रहते हैं यानी वनों में रहते हैं। तथा खनिज जो है साधन बहुत हैं, लेकिन क्या यहाँ जल साधनों की कमी है। तो यहाँ पे एक समस्या है कि पानी की कमी है यहाँ पर। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की सहायता से ऑस्ट्रेलिया वासियों ने इन साधनों का अच्छा उपयोग किया है। ऑस्ट्रेलिया आज संसार के क्या है प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाता है। वन और घास भूमि की बात कर लेते हैं, यहाँ पे किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत लंबे समय तक जो है संसार के अन्य भूभागों से क्या अलग रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति जो है तथा जीव जंतु संसार के अन्य भागों की वनस्पति तथा जीव जंतुओं से बहुत भिन्न है, यानी अलग है एकदम। फिर यहाँ एक मुख्य रूप पेड़ पाया जाता है यूकेलिप्टिस, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यूकेलिप्टिस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का जो सामान्य वृक्ष है ये यूकेलिप्टिस, ये सदाहरित वृक्ष है। तो कौन सा है वृक्ष, सदाहरित। और इन्हें जो है प्रायः गम यानी गोंद, गम मतलब गोंद जो होता है, गोंद वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। फिर यूकेलिप्टस जो वृक्ष है यहाँ पे उसकी बहुत सारी यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो यूकेलिप्टस वृक्ष की जो है कुछ किस्में जो है 90 मीटर तक होती है, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ये। और कुछ की ऊंचाई जो है 4 से 5 मीटर ही होती है। जर्रा और कारी नामक यूकेलिप्टस के किस्मों से जो है मूल्यवान इमारती लकड़ी मिलती है। फिर कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ों से जो है तेल प्राप्त होता है। वैटल भी ऑस्ट्रेलिया के जो है सामान्य वृक्ष है। यह वृक्ष जो है काफ़ी ऊंचा होता और ग्रीष्म ऋतु में क्या है इस पर सुनहरे रंग के फूल आते हैं। तो यह यहाँ की वनस्पति हो गई। ऑस्ट्रेलिया में जो वर्षा की मात्रा जो है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जाहिर सी बात है, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा पेड़ होंगे, जहाँ बारिश कम होगी वहाँ पे घास के मैदान होंगे। तटीय क्षेत्रों में जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ पे वन पाए जाते हैं, और शुष्क भीतरी भागों में घास और झाड़ियाँ ही उगती हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ये सब चीज़ें। तो फिर देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो वर्षा और वनस्पति के बारे में देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की वर्षा और वनस्पति दिखाने वाले मानचित्रों का अध्ययन करो, यानी कि आप मैप को देख सकते हैं। फिर उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र वन प्रदेश हैं, क्योंकि यहाँ बारिश होती है। इन वनों में मुख्य रूप से ताड़ हो गया, बांस हो गया, भुर्ज हो गया और देवदार वृक्ष जो है बहुतायत में मिलते हैं। फिर शीतोष्ण वन तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन है, यूकेलिप्टिस, ठीक है। तो इस क्षेत्र के जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से हैं, यूकेलिप्टिस। फिर देखिए दे रखा है ऑस्ट्रेलिया में घास भूमि की बात करेगा, ठीक। जहाँ बारिश कम होगी वहाँ पे घास के मैदान होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियाँ जो है 2 प्रकार की हैं। पहली कौन सी हैं, उष्णकटिबंधीय, यानी गर्म क्षेत्र में जो होंगी वो कैसी होंगी, उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र होंगे। फिर दूसरा कौन सा होगा, शीतोष्णकटिबंधीय, यानी कि जहाँ पे ठंडा तापमान यानी कम तापमान है। वही लिखा हुआ उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो है उत्तर में फैली हुई, यानी उत्तरी क्षेत्र में कौन सी होंगी, जो उष्णकटिबंधीय यानी मकर रेखा के उत्तर में जो होंगे, यानी मकर रेखा के क्षेत्र में जो पड़ेंगी। फिर इन्हें सवाना कहते हैं। फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो है मर्रे और डार्लिंग नदियों की द्रोणियों में फैली हैं, यानी कि जहाँ पे मर्रे और डार्लिंग नदियाँ हैं पाई जाती हैं, उसका क्षेत्र है, उसका कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है। जहाँ इन्हें क्या बोलते हैं, डाउन्स। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि डाउन्स कहाँ हैं। तो डाउन्स जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनको डाउन्स बोलते हैं।
यहाँ की भूमियाँ जो है चारागाही कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चारागाही कृषि क्या होती है हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति जो है वो साल्ट ब्रूस तथा मुल्गा पौधे हैं। नागफनी और कांटेदार घास अधिक सूखे भागों में उगते हैं। जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाएगी कटीली झाड़ियाँ फिर वहाँ पे होंगी। अब देख लेते हैं वन्य प्राणी यानी कि इसके अंदर जो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों को। तो ऑस्ट्रेलिया के जो अनेक जंतु जो हैं मार्सुपियल, तो ये शब्द आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो मार्सुपियल क्या होते हैं? मार्सुपियल वो होते हैं जंतु जो अपने बच्चों को पेट की थैली में बाहर रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो जानवर होता है उसके पेट के बाहर एक थैली नुमा एक आकृति संरचना होती है, उसके अंदर क्या है बच्चे उनमें रहते हैं। तो भाई लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के जो अनेक जंतु हैं वो मार्सुपियल अथवा इसको क्या हिंदी में बोलते हैं धानी प्राणी वर्ग के हैं। तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, हिंदी मत याद कीजिएगा। इन जंतुओं के पेट के पास क्या है खाल की एक थैली बनी होती है जिसमें ये अपने बच्चों को आसानी से उठाए फिरते हैं, यानी कि उन थैली में बच्चे रहते हैं। कंगारू और बिल्लाबी धानी प्राणी यानी कि मार्सुपियल वर्ग के प्रमुख जानवर है। तो आपने देखा हो कंगारू अपने बच्चे को जो है अब आगे एक थैली नुमा संरचना होती है उसमें रखता है वो। ऐसे बिल्लाबी जो एक दूसरा जानवर है वो भी करता है। तो ये ऐसे जानवर को क्या बोलते हैं? मार्सुपियल। ध्यान रखिएगा ये ला। फिर कंगारू घास और पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवित रहता है। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक बन गया है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाते हैं। फिर दूसरा क्या है? कोला। ठीक है, कोला जो है ऑस्ट्रेलिया का ये भी धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है, यानी कि ये भी क्या है मार्सुपियल कैटेगरी का है यानी वर्ग का है। तो ध्यान रखिएगा कभी पूछा जाए कि आपसे कि कोला जो जानवर है वो किस वर्ग का है, तो मार्सुपियल वर्ग का है। तो वही लिखा हुआ है आगे। फिर दूसरा ये प्रमुख जानवर है। अपनी चपटी चौड़ी और काली नाक के कारण यह खिलौने वाले भालू जैसा लगता है, बहुत ही क्यूट सा लगता है। अगर आपने नहीं देखा है इसका फोटो कभी तो इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो कोला नाम से डालेंगे तो उसका फोटो आ जाएगा। फिर कोला जो है पेड़ों पर ही रहता है और यूकेलिप्टस के वृक्षों की पत्तियां खाता है। यह रात को जागता है तथा दिन के समय सोता है। फिर यहाँ डिंगो नाम का एक जंगली कुत्ता भी पाया जाता है। और प्लेटिपस संसार का सबसे विचित्र जंतु है। पशु और पक्षियों के मिश्रित लक्षणों वाला यह जीव जो है पानी के अंदर जीवित रह सकता है। तो जो प्लेटिपस जो है संसार का सबसे विचित्र प्राणी जो है या फिर जानवर है जंतु है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ये क्या है? पशु और पक्षियों के मिश्रित लक्षणों वाला जीव है। यह पानी के अंदर भी रह सकता है, फिर भूमि पर भी चलता फिरता है और जमीन के अंदर लंबी सुरंगें खोद लेता है। तो इसीलिए बहुत ही ये विचित्र माना जाता है। ठीक है, 4 पैरों वाला यह जीव जो है पक्षियों की तरह अंडे देता है। तो ये अंडे देता है, ध्यान रखिएगा। तो प्लेटिपस जो है वो क्या करता है? अंडे देता है। ठीक है, फिर एमू जो है कोकाबर्रा और लायर बर्ड। तो एमू हो गया, कोकाबर्रा हो गया, लायर बर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के क्या है कुछ विचित्र पक्षी हैं ये। एमू क्या है? एमू बड़े आकार की पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। तो इसको भी आप नोट करके रख लीजिए। एमू जो एक ऐसा पक्षी है, जो वैसे पक्षी कौन से होते हैं? पक्षी होते हैं सारे जो उड़ने वाले होते हैं, लेकिन ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ऐसा ही पक्षी हमने कहाँ देखा था? अफ्रीका में भी देखा है। शुतुरमुर्ग होता है जो कालाहारी डेजर्ट है वहाँ का, तो वहाँ पे जो है शुतुरमुर्ग हमने देखा था। वो क्या है? वो भी तो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो बस ये दौड़ लेते हैं शुतुरमुर्ग की तरह। एमू पक्षी जो दौड़ लगा सकता है। ऐसा ही हमने देखा था जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे पक्षी पाया था रिया। तो रिया भी क्या है? उड़ नहीं सकता है। तो रिया जो है पक्षी जो है उड़ नहीं पाता है। फिर कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं क्योंकि इसकी बोली जो है विचित्र हंसी सी लगती है। फिर लायर बर्ड जो है संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। यह नकल करने में बड़ा ही कुशल है। तो लायर बर्ड है यानी नकल करता है, नकलची है वो। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा गुजरती हुई कार के हॉर्न की आवाज़ का भी नकल कर लेता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे फसल कौन सी होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े भाग में वर्षा बहुत ही कम होती है। हमने देखा बहुत बड़े बड़े वहाँ पर डेजर्ट हैं, जैसे सैंडी डेजर्ट हो गया, गिब्सन डेजर्ट हो गया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया। तो ये सारे बहुत बड़े हिस्से पे क्या है
बहुत ही कम बारिश होती है, जिसकी वजह से पूरा हिस्सा जो है मरुस्थली हो गया है, वो पश्चिम का भाग, पश्चिम और मध्य का भाग। अतः इस देश के केवल जो 4% भाग पर ही क्या होती है, कृषि या फिर फसल जो है उगाई जाती है। ठीक है, अधिकतर खेती जो है देश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी तटीय भागों में ही होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है बारिश ठीक ठाक हो जाती है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं होती है, वहाँ किसानों को सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ की जो है बड़ी नदियों पर अनेक बांध बनाए गए हैं, इनसे जो है पानी नहरों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया भी भारत की तरह जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अत्याधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से जो है कृषि की जाती है। लेकिन तो यहाँ पे मैप में भी दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ खेती मुख्य रूप से होती है। तो आप मैप से भी समझ सकते हैं। देखिए, इस वाले एरिया में थोड़ी खेती होती है, मुख्य खेती इस वाले एरिया में होती है, और साथ में क्या है, ये तटीय जो क्षेत्र है, पूर्वी उच्च भूमि, उस वाले एरिया में भी जो है खेती मुख्य रूप से होती है। और इस वाले एरिया में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा सूखा है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है ये। ठीक है, तो इस वाले एरिया में खेती बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, क्योंकि ये मरुस्थल का क्षेत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ की जो अधिकतर भूमि जो है कैसी है, समतल है, यानी बराबर है। तो ये तो अच्छी बात होती है, समतल भूमि होनी चाहिए। और खेत जो है बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही कम है वहाँ पे, तो बड़े बड़े खेत हैं वहाँ पर। इससे मशीनों के प्रयोग में क्या होती है, सुविधा होती है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए खेती का अधिकतर जो काम मशीनों से करना और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोग ही नहीं वहाँ पर काम करने वाले। फिर गेहूँ जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है वहाँ पर। न्यू साउथ वेल्स तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गेहूं के जो है मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इस देश से जो है गेहूं बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है, क्योंकि उत्पादन होता अच्छा खासा है और वहाँ पे जनसंख्या कम है, इसलिए मांग कम है। तो जो अधिकतर जो बचा हुआ जो होता है गेहूं, जो निर्यात कर दिया जाता है अन्य देशों को। फिर जौ, जई और मक्का यहाँ की क्या है, खाद्य फसलें हैं। चावल जो है सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, वहाँ पे ही चावल उगाया जाता है। फिर गन्ना हो गया, तंबाकू है, कपास है, मुख्यतः क्वींसलैंड में पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है विविध प्रकार के उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय फल पैदा किए जाते हैं। तो यहाँ पे गर्मी भी होती है और ठंडी भी होती है, इसलिए जो है दोनों प्रकार के फल यहाँ पे उगाए जाते हैं। फिर अनानास हो गया, केला हो गया, पपीता है, तो ये कहाँ होंगे, ये गर्मी वाले क्षेत्र में होते हैं, यानी उत्तरी भाग में होते हैं। तो वही लिखा है, अनानास हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, ये उत्तर के जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं, यानी उगाए जाते हैं। फिर सेब हो गया आपका, संतरा हो गया, और अंगूर जो है कहाँ होगा, ये जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं, तो दक्षिण के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं। फिर भेड़ पालन की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। भेड़ों को मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। तो यहाँ पे जो भेड़ होती हैं उनको मुख्य रूप से किस लिए पाला जाता है, ऊन प्राप्त करने के लिए। भेड़ जो है कम घास या शुष्क झाड़ियाँ खाकर भी जीवित रह सकती हैं। मर्रे तथा डार्लिंग नदियों के बीच फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर क्या है, मैरिनो जाति, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैरिनो जाति की भेड़ें जो होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, जो सबसे अच्छी होती हैं, मतलब इनके यानी जो ऊन वगैरह की क्वालिटी जो है सबसे अच्छी होती है। इन भेड़ों से प्राप्त जो है अच्छी ऊन मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों को बड़े बड़े फार्मों पर पाला जाता है। इन बड़े बड़े फार्मों को भेड़ पालन केंद्र कहते हैं। एक परिवार जो है कुछ मजदूरों के साथ जो है इन भेड़ पालन केंद्रों पर जो है काम करते हैं, यानी इन भेड़ केंद्र को चलाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या बोलते हैं, जेकारू कहते हैं। ठीक है, तो जेकारू कौन है, जो भेड़ पालन का काम करते हैं। ये मजदूर जो होते हैं भेड़ों को पालते हैं, ये क्या करते हैं, ये भेड़ों को चराते हैं, घायल भेड़ों की देखभाल करते हैं, साथ ही भेड़ों को डिंगो नामक कुत्तों जैसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए फार्म के बाड़ की मरम्मत करते हैं। फिर एक भेड़ पालन केंद्र प्रायः कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। इनको कई छोटे छोटे बाड़ों में बांटा जाता है, मतलब ठीक है, बाड़ों में बांट दिया जाता है। और प्रत्येक बाड़े में 2-3 हजार भेड़ें रखी जाती हैं।
एक बाड़े की देखभाल की जिम्मेदारी 1 या 2 चरवाहों को सौंपी जाती है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको है, ठीक है। एक बाड़े की घास और पानी खत्म हो जाने पर भेड़ों को कुत्तों की मदद से हाँक कर दूसरे बाड़े में ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो ये है मान लो बाड़ा इनका, तो यहाँ पर पहले बाड़े में इस बाड़े में बहुत सारी भेड़ों को रखते हैं। जब यहाँ की घास खत्म हो जाती है, ये चर लेते हैं, खा लेते हैं, तो इनको क्या करते हैं, दूसरे बाड़े में कुत्ते की मदद की सहायता से जो है दूसरे बाड़े में ले जा करके इस बाड़े में रख देते हैं। तब तक क्या होगा, इस बाड़े में जो है कुछ समय के बाद जो है अपने आप फिर से घास जो उगाएगी प्राकृतिक तरीके से। तो इससे क्या है, फिर इनको इसमें ले आएंगे। तो इसी तरह से चलाते रहते हैं ये। प्रत्येक भेड़ पालन केंद्र पर एक आत्मनिर्भर गांव की तरह होता है। यहाँ रहने की सभी आधुनिक सुविधाएं होती हैं, यानी कि यहाँ पर जब भेड़ का पालन केंद्र है तो यहाँ पे पूरा परिवार के जैसा रहते हैं लोग हैं, एक गांव के जैसा, यानी कि गांव में भी थोड़े लोग ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं होती हैं। कुआं से पानी निकालने के लिए पवन चक्की लगी होती है, मजदूरों के रहने के लिए छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की सुविधाएं जो है वहाँ पे दी जाती हैं मजदूरों को, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। फिर क्या है, भेड़ों से जो ऊन उतारने के लिए यानी ऊन निकालने के लिए उतारने के मौसम में लोगों को बहुत काम रहता है, यानी कि क्योंकि हर भेड़ से उनको क्या निकालना होता है, ऊन निकालना होता है। इस अवसर पर कुछ और मजदूर भी काम पर लगा दिए जाते हैं। भेड़ों से ऊन उतारने वाले कुशल व्यक्तियों की टोलियां एक केंद्र से दूसरे केंद्र में घूमती रहती हैं काम के लिए। ऊन को छांट कर गांठ बना ली जाती है। इन गांठों की बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। वहां से ये गांठें जो है निर्यात के लिए बंदरगाह पर लाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने ऊन के लिए कुल उत्पादन का जो है लगभग जो है 90% जो क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं पशुपालन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ पशु जो है दूध के लिए, मक्खन के लिए, पनीर जैसे दूध उत्पादों के लिए जो है पाले जाते हैं। कुछ पशुओं को उनके मांस के लिए पाला जाता है। अच्छा मांस देने वाले पशु जो है क्वींसलैंड तथा उत्तरी क्षेत्र की घास भूमियों पर पाले जाते हैं। फिर दुधारू पशु जो है अधिकतर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाले जाते हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण है। हमेशा जो है दूध देने वाले जो पशु होते हैं कहाँ पाले जाएंगे, जो ठंडा प्रदेश हो और जहाँ पे आर्द्रता हो, नमी हो मौसम के अंदर। फिर यहाँ घासों के उगने के लिए जो है वर्षा की भी पर्याप्त मात्रा में होती है। फिर जो अधिकतर दूध है तो उसको क्या कर देंगे, अधिकतर दूध को क्या कर दिया जाता है, सहकारी कारखानों में ले जाकर के उससे जो है मक्खन और पनीर बनाया जाता है। तो उससे यानी दूध के जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको बनाया जाता है। फिर खनिज देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है और उद्योग कौन से लगे हैं यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है खनिजों के पर्याप्त भंडार हैं। पिछली शताब्दी में सोने की खोज होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए दूसरे देशों से लोग बड़ी संख्या में आए, यानी यहाँ पे सोना पाया जाता है यहाँ पे। तो जो सोने की खुदाई के लिए बहुत से लोग जो हैं इस देश में आए। फिर ऑस्ट्रेलिया में आज भी काफ़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कोयले, लोहा अयस्क यानी लोहा का अयस्क जो होता है, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, टिन के बहुत बड़े भंडार हैं। संसार में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का, ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये अभी भी वर्तमान में भी है, तो इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिए। लेकिन बॉक्साइट के निर्यात में जो है ऑस्ट्रेलिया का जो 5वां ही स्थान है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इसकी खपत जो है देश के कारखानों में ही हो जाती है। फिर ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क हो गया, टिन और मैग्नीज बहुत बड़ी मात्रा में निकाले जाते हैं। इन तीनों खनिजों का भारी मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। फिर यहाँ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भी कुछ भंडार पाए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। इस देश के जो है उद्योगों में लौह इस्पात हो गया, कृषि संबंधी मशीनें हो गई, मोटर गाड़ियां हो गई, बिजली का सामान हो गया, रसायन हो गया, कागज हो गया, जलयान है, मशीनी उपकरण और परिष्कृत तेल यानी कि रिफाइनरी के कारखाने लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है कृषि और पशुपालन से प्राप्त कच्चे माल को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। तो वही लिखा है, कच्चे माल का से कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, उनको प्रोसेस करके बहुत तरह के उत्पादों का वो निर्माण करता है। फिर इनमें सूती और ऊनी वस्त्र हो गए, चीनी हो गई, संसाधित दूध तथा चूर्ण हो गया, यानी दूध का पाउडर जिसको बोलते हैं, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, डिब्बों में बंद फल हो गए और मांस प्रमुख हैं। फिर इस देश के जो है अधिकतर कारखाने जो है विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स के राज्यों में हैं। मानचित्र में प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को ढूंढें, यानी कि आपका काम है कि आप सर्च करें कहाँ कहाँ पे जो है प्रमुख उद्योग लगाए गए हैं।
चलिए अब देख लेते हैं जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है जनसंख्या बहुत यहाँ कम है, तो वही लिखा है, यद्यपि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल के 2 गुने से भी अधिक है, यानी दुगुना बड़ा है भारत से। इसकी जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या से बहुत ही कम है। बस ये हमको नहीं पढ़ना क्योंकि डाटा पुराना दे रखा है, ठीक है। तो ये इतना रहा हमारा, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ही कम हैं और जनसंख्या का जो वितरण है वो भी असमान है। तटीय क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं, बाकी जगह नहीं रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक ये खान है, बहुत इम्पोर्टेंट है खान, कलगुरली, ठीक है। कलगुरली ये खान आप नोट कर लीजिए। ये खान किस लिए फेमस है? कलगुरली जो खान है यहाँ पे सोने के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछ लेता है कभी कभी। और कभी आपसे पूछा है कि ब्रोकन हिल कहाँ है, तो ब्रोकन हिल भी जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ठीक है। और कैनबरा इसकी क्या है? इसकी राजधानी है, आपको पता ही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से जो जनसंख्या रहती है सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? इसी एरिया में रहती है, यानी कि ये दक्षिण पूर्वी एरिया। तो इसी एरिया में मुख्य रूप से जनसंख्या का संकेंद्रण पाया था, क्योंकि यहाँ बारिश ठीक ठाक हो जाती है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो है सबसे अधिक यहाँ पर जनसंख्या का निवास पाया जाता है। फिर व्यापार और यातायात को देख लेते हैं। तो व्यापार और यातायात की अगर बात करते हैं हम, तो ऑस्ट्रेलिया के जो मानचित्र को देखने पर आपको पता चलेगा कि सभी राज्यों की राजधानियां जो है समुद्र तट पर स्थित हैं, ठीक है। वे अच्छे बंदरगाह भी हैं। व्यापार के कारण क्या है, सिडनी और मेलबर्न जो है नगरों का तेजी से विकास हुआ है। ऊन के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है। इसके निर्यात के अन्य प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं? गेहूं का करता है, दूध है, दूध के प्रोडक्ट हो गए, मांस है, मशीनें हैं और खनिज आयात, ठीक है। अब आयात क्या करता है मुख्य रूप से? तो मशीन है, यातायात के जो सामान होते हैं जिसको बोलते हैं यातायात के उपस्कर, ठीक है। तो यातायात के सामान जो होते हैं, फिर वस्त्र हो गया, खनिज तेल है तथा इसके उत्पाद को वो क्या करता है? आयात करता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में यातायात का मुख्य साधन क्या? रेल है। मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया के रेल मार्गों का ध्यान से देखें। इससे तुम्हें किस बात का ज्ञान होता है? इस महाद्वीप का एकमात्र अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो होता है देश के आर पार जाने वाला, यानी कि देश के इस कोने से लेकर के देश के दूसरे कोने तक जाए, उसको बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस रेल मार्ग, यानी कि ट्रांस। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है तो इसका नाम क्या होगा? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है, ठीक है। यह रेल मार्ग जो है सिडनी और पर्थ को मिलाता है, ठीक है। तो सिडनी में यहाँ इधर पर्थ होगा और इधर सिडनी है, तो दोनों को आपस में जोड़ता है। इस रेल मार्ग पर कौन कौन से अन्य प्रमुख नगर हैं आप देख सकते हैं मैप में, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4000 किलोमीटर है, ठीक है। तो हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें हमें बस पता होना चाहिए हमको। तो ये रहा आपका जो है, इसमें दे रखा है, ये मैप दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे देख रखा है, ये रेल मार्ग दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो रेल मार्ग के लिए ये लाइन बनी हुई लाइन, तो ये यहाँ पर्थ है और यहाँ पर्थ है, यहाँ सिडनी है। और ये तो ये रेल मार्ग जो पूरा जो है जोड़ता है किसको? पर्थ से सिडनी को, ये से पूरा जोड़ता है। तो यहाँ से कैसे गया हुआ है, ठीक है। चलिए तो बस इस वाले वीडियो में इतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं खास सब, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कैनबरा जो है देश की राजधानी है, आपको हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अब इस वाले चैप्टर में कुछ ऐसा खास है नहीं। तो चलिए वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे इसके बाकी के वीडियो भी अपलोड हैं, तो आप वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।